नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं कक्षा हिंदी का जो एक यात्रा वृतांत है आपका चुनौती हिमालय की, उसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि इसके जो मेन लीड है पार्ट के, जिनका नाम है जवाहरलाल, वो 3 और लोगों के साथ एक यात्रा पर जाते हैं अमरनाथ पहुँचने के लिए। वहाँ पर हिमालय पर उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसा वहाँ का दृश्य है, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और किस तरीके से उनकी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो चलिए, पार्ट आप सबने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। इसके बाद आपकी वर्कशीट और क्विज आएगी, उनको आप मिस ना करें। इसके लिए ज़रूरी है वीडियो के नीचे देखिए सीधे हाथ की तरफ लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको एक मानचित्र दिया हुआ है, ये मैप है इंडिया का, और प्रश्न आपसे पूछा हुआ है लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये अभी कुछ टाइम पहले ही बना है। आप इसको नक्शे में ढूंढिए, लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। अब आपका घर कहाँ है ये तो आप ही बता सकेंगे, लेकिन ये देखिए, ये लद्दाख है, ये पूरा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये लेह है। ओके, और मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पर आपका घर है। इसको आप मैप में करेंगे, वहाँ पर निशान लगाएंगे कि ये लद्दाख है, ये आपका घर है। और अगर आप किसी और राज्य में रहते हैं, ये आपका घर, ये लद्दाख, तो वहाँ पर आप निशान लगाएंगे। मान लीजिए आप एमपी में रहते हैं या फिर आप आसाम में रहते हैं, तो वहाँ पर आप निशान लगाएंगे। उसके बाद अनुमान लगाओ जहाँ तुम रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आपको बाई रोड लद्दाख जाना है। दिल्ली से आप बाई रोड जा सकते हैं। वैसे हमने एक वो भी देखा था ईवीएस में, जहाँ से एक पर्सन जो है वो मुंबई से जाते हैं लद्दाख तक, कितने दिन उनको लगते हैं। तो अगर आप यहाँ से जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 20 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आई थिंक 1000 किलोमीटर तो होगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 20 आवर्स लग जाएंगे बाई रोड। ओके, चलिए, मैंने एक वैसे ही बता दिया, आप जहाँ रहते हो आप उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी, नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। पढ़ी थी ना आप लोगों ने, ये देखिए तिब्बत। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्यों फीका लग रहा था। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे नहीं थे और ना ही बर्फीला इलाका होने के कारण लोगों का आना जाना था। उन्होंने कहा भी है शुरू में कि बहुत सुनसान और उजड़ा हुआ सब कुछ लग रहा था, क्योंकि कोई वनस्पति नहीं थी, वनस्पति रहित था और लोगों का आवागमन भी वहाँ पर नहीं था, दुर्गम रास्ता था वो बहुत। तो इस वजह से वो फीका और उदास लग रहा था, जो पहाड़ी चट्टान जो थी बर्फ से ढकी हुई। बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ पर कब रौनक रहती है। उदास और फीका लगना मतलब कि लोगों का ना दिखाई देना। आप कहीं जाते हो, कोई जगह है जहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं है और कोई आ जा भी नहीं रहा है, आप अकेले हैं, तो फीका लगेगा। और कहीं पर सुंदरता है, हरियाली है, लोग आ जा रहे हैं, उनको देखने में भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है और आपको रौनक भी लगती है। घर, बाजार, स्कूल, खेत, यहाँ पर कब रौनक रहती है और कब फीका लगता है। घर में जब सब लोग बाहर चले जाते हैं तो बहुत फीका लगता है। रौनक कब रहती है, जब घर के सभी लोग घर में होते हैं, आपस में प्यार से बोलते हैं, बतियाते हैं, या फिर किसी त्योहार के समय जब आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, है ना, आप उनके साथ खेलते हैं, तब रौनक जैसा लगता है। किसी का जन्मदिन है तब रौनक जैसा लगता है। बाजार में फीका कब लगता है, दोपहर के समय। अगर गर्मियां हैं, दोपहर के समय बहुत भीड़ रहती है, बहुत धूप रहती है, भीड़ कम रहती है, तब फीका और उदास सा लगता है। और रौनक कब रहती है, शाम के समय या फिर त्योहारों के अवसर पर। आप दीपावली या ईद है अगर, तो जाकर देखेंगे अगर मार्केट में, तो बहुत रौनक रहती है, तरह तरह के जो दुकानें हैं वो चीज़ों से सजी रहती है ना, तो तब रौनक लगती है, लोगों की भीड़ भी ज़्यादा होती है। स्कूल, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो बिल्कुल फीका लगता है, आप जाके देखिए, कोई मन ही नहीं लगेगा आपका। और रौनक कब रहती है, जब बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ पर रौनक ही रौनक होती है। जैसे अभी कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, टीचर्स जाते हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है स्कूल में। खेत में जब फसल कट जाती है और खेत परती हो जाते हैं, अर्थात सिर्फ वहाँ पर मिट्टी की परत रहती है, हरियाली नहीं रहती, तब वो बिल्कुल फीके लगते हैं। और रौनक कब होती है, जब खेत में फसल लहलहाती है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो और कक्षा के सामने इनको प्रस्तुत करो। ये तो आपको क्या लगता है, तैयार होना चाहिए था या नहीं। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मुझे ये लगता है कि तैयार नहीं होना चाहिए था,
क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक था, जैसा कि हमने देखा कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ थी। अगर गलती से उनका पैर फिसल जाता और वो तीनों उसमें गिर जाते तो निकलना नामुमकिन था। कोई आता जाता वहाँ पर था नहीं, कोई मदद भी नहीं कर पाता। और जिस तरीके से बर्फ़ होता है, बर्फ़ में ऊपर चढ़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो उनके पास नहीं थे, है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत थी वो उनके पास नहीं थे, पर्याप्त सामान नहीं था उनके पास। तो इसीलिए आप कभी भी किसी ऐसे एडवेंचरस उस पर जा रहे हैं, वो ज़रूरी है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है बिल्कुल जाइए, लेकिन अपने पास थोड़े से प्रिकॉशनरी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ज़रूर अपने साथ लेके जाइए, ठीक है। रास्ता भी दुर्गम था, जोश था, वो बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन थोड़ा सामान की कमी थी उनके पास। तो ये आप लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि नहीं सही है तो आप उसके लिए भी तर्क दे सकते हैं। कोलाज किसे कहते हैं? कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर एक कागज़ पर चिपका कर बनाई जाती है। आपने अपने स्कूल्स में बनाई भी होगी। तो मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी तस्वीरें इकट्ठा करो। लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़, और एक बड़े से कागज़ पे आपको क्या करना है, उन डिफरेंट पिक्चर्स को पेस्ट करना है। अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ, और कोलाज में ऐसे शब्द जो इस चित्र का वर्णन कर पा रहे हैं, जो भी आपके मन में भावनाएं उठ रही है, कक्षा में प्रदर्शित करो। ये आपको खुद करना है तुम्हारी समझ से। ये 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसके। इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें जो भी अपनी छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। ये आपका क्रिएटिव राइटिंग में आता था, ऑल्दो इस बार नहीं आएगा। आप कभी भी किसी यात्रा पर अगर गए हैं, मान लीजिए आप कभी हिमाचल गए हैं, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, या फिर आप कहीं गोवा गए हैं, वहाँ पर बीचेस थे, आपने क्या क्या देखा, है ना। तो पूरी यात्रा का वर्णन करना है आपको कि आप रेलगाड़ी में बैठे, फिर शिमला पहुँचे, फिर आगे के रास्ते बहुत खतरनाक हो गए, फिर आप बस में बैठे, उसमें से उतरने के बाद सड़क जो थी वो गोल गोल घूमकर ऊपर की तरफ जा रही थी, है ना। फिर किस तरीके से आपकी यात्रा कैसी रही, आपने क्या क्या वहाँ पर देखा, वो सब आप यहाँ लिखेंगे। आप कहीं भी गए हो, किसी भी जगह, कोई भी यात्रा पे, आप गांव गए हैं, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि आप बस से गए, आपने हरे भरे जो खेत है वो देखे, फिर आप उतरे, उसके बाद आपने कोई और वो लिया वाहन, है ना, बैलगाड़ी ली, मान लीजिए आप उसमें बैठे, फिर आप गाँव गए, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, ट्यूबवेल थी, बच्चे नहा रहे थे, ये सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। ये 3 प्रश्न मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है आपका, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेक गहरी और चौड़ी खाइयों से भरा था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान उनके पास नहीं था। इनफैक्ट एक खाई में वो गिर भी चुके थे, जिससे बड़ी मुश्किल से बाहर आए थे। तो आगे और भी गहरी खाइयाँ थी जिनका सामान नहीं था, इसलिए उन्हें फिर अधूरा अपना जो सफ़र है उसको छोड़ना पड़ा। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से बंधे थे। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे, क्यों बंधे थे, क्वेश्चन ये है, ताकि पैर फिसलने के कारण या किसी भी कारण वे पहाड़ से गिर जाए तो रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सके। ये हमने देखा भी, चारों जो है वो बंधे हुए थे। उस लंबी थी ऑब्वियसली, रस्सी बहुत छोटी नहीं थी। तो जवाहरलाल जब चलते चलते गिर जाते हैं तो वो लटक जाते हैं, क्योंकि बाकी सबके पेट से, वो कमर से वो रस्सी बंधी होती है, फिर वो उनको खींचकर ऊपर ले आते हैं। एक बार जवाहर के साथ ऐसी घटना हुई भी, आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। और अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं जो वाकया हुआ था एक, कि एक बार जवाहर के साथ ऐसी घटना घट भी गई थी, रस्सी के से बंधे होने के कारण किशन और कुली ने उन्हें खाई से सुरक्षित ऊपर निकाल लिया। अगला प्रश्न है, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करते हैं, क्यों जाते हैं लोग पर्वतारोहण पर? तो कुछ लोगों को पर्वतारोहण बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्वक लगता है। जैसे मैंने कहा, कई लोगों को शौक होता है एडवेंचरस काम करने का, उनके अंदर कुछ असाधारण काम करने की लालसा होती है, कुछ बाकी लोगों से अलग काम करने की। ऐसी कौन सी चुनौती भरे कार्य है जो तुम करना पसंद करोगे? तो पूरी क्लास में सबसे अव्वल अंक लाने की चुनौती। अब आप ये तो है नहीं कि अभी से आप कोशिश करेंगे कि हाँ चलिए मैं पैराग्लाइडिंग के लिए जाता हूँ या फिर मैं भी माउंटेन क्लाइंब करूँगा। अभी आपका जो काम है वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा रिलेटेड है, वो आप चुनौती एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब बड़े हो जाएंगे आप, तो आप ये कार्य भी ज़रूर कर सकते हैं। और स्कूल में आयोजित सभी मुख्य जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेकर कुछ कर दिखाने की जो चुनौती है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ करना चाहते हैं तो आप स्विमिंग सीख सकते हैं, है ना, कोई दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लोगों की मदद करना मुसीबत में, ये सारे काम। अगला प्रश्न है, बोलते पहाड़। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना, चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। अब पर्वतमाला चुनौती तो नहीं देगी, न ही मुंह उठाएगी चट्टाने,
यहाँ पहाड़, निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य है, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं अपनी बात को और अच्छे से कहने के लिए निर्जीव चीज़ों को भी कुछ एक्सप्रेशन बता देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फसल खड़ी लहरा रही है, तैयार खड़ी थी फसल, है ना। तो बिजली चली गई, अब कोई वो लेडी या लड़की तो है नहीं जो कहीं चली गई, बिजली तो निर्जीव है, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि बिजली चली गई। चांद ने शर्माकर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। तो इस किताब में जितने भी ऐसे वाक्य किसी भी पार्ट में इस्तेमाल हुए हैं वो आपको वहाँ लिखने हैं। कुछ एक दो मैं बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला तो यही है कि एक पार्ट में आपका कि फसल तैयार खड़ी थी, है ना। तो फसल तो निर्जीव है, वो खड़ी कैसे हो सकती है तैयार होके, लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। 10 दिन से सूरज, कोई वो बच्चा तो है नहीं जो लापता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये कि मतलब सूरज निकला नहीं है, लापता है, धूप नहीं निकली है। एक ये वाक्य आपके किताब में आया है। उसके बाद पूरी गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई, जो इससे प्रीवियस ही पार्ट था हमारा। तो घाटी गूंज गई, ये आपका एक वो हो सकता है, गोलियों की आवाज़ से। गोलियां जो है वो तो निर्जीव थी, बट उनकी आवाज़ से घाटियाँ गूंज जाती हैं। उसके बाद बस दैट्स ऑल, ये 2-3 बाकी आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। किसी भी पार्ट में कोई ऐसा शब्द है जहाँ पर किसी निर्जीव चीज़ को कुछ करते हुए बताया गया है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सो ये था आपका पार्ट। इसके बाद 2 कविताएं दी हुई, उनको आप खुद पढ़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जल्दी ही हम इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी कंप्लीट करेंगे।